तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के एक प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 2 के सीन 7 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो इस सीन के अंदर हम देखेंगे कि पोर्शिया को विन करने के लिए यानी उससे शादी करने के लिए जो जो प्रिंस वगैरह आए हुए हैं उनमें सबसे पहला जो प्रिंस है यानी जिसकी सबसे पहली बारी आएगी कैस्केड को चूज़ करने की वो है प्रिंस ऑफ मोरक्को। वो अपना मतलब जो उसको एक टास्क मिला है कि वो चूज़ करेगा कि किसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर है। तो वो वाला जो सारा सीन है ना वो आज हम देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन के ऊपर। तो सीन 7 है बेलमोंट जहाँ पे पोर्शिया रहती है। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर के अंदर एक रूम है। फ्लर्श ऑफ कॉर्नेट्स और नगारों के बजने की आवाज़ आती है जैसे ही सीन शुरू होता है। इंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड बोथ देयर ट्रेन्स। अब वहाँ पे पोर्शिया भी इंटर होती है और प्रिंस ऑफ मोरक्को भी वहाँ पे आता है और दोनों अपने अपने वजीर या उनके साथ जो भी लोग होते हैं वो भी उनके साथ आते हैं। ट्रेन का मतलब होता है उनके साथ चलने वाले लोग जो होते हैं उनके वजीर मशीर जो भी होते हैं। तो पोर्शिया की लाइन है वो कहती है गो। अब वो किसी सर्वेंट से कह रही है रैंडमली ना, किसी सर्वेंट से कह रही है कि गो ड्रॉ साइड द कर्टन्स, यानी जाओ और वो जो मतलब पर्दे हैं ना उनको साइड पे करके आओ। अब यहाँ पे वो दीवार पे लगे पर्दों की बात नहीं कर रही, वो यहाँ पे वो जो संदूक पड़े हुए हैं ना सामने जिनके अंदर वो मतलब सारी गेम खेली जाएगी जिसके अंदर उन संदूकों के ऊपर कुछ ना मतलब पर्दे रखे गए हैं, उन पर्दों को साइड पे करने का वो किसी सर्वेंट से कह रही है। एंड डिस्कवर द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस, यानी जाओ किसी सर्वेंट से कह रही है कि जाओ वो जो मतलब पर्दा है या कपड़ा है उसे जाके हटाओ और वो जो संदूक है ना वो जाके इस अजीम शहजादे के सामने कर दो। यहाँ पे वो प्रिंस ऑफ मोरक्को को कह रही है यानी उसके लिए कह रही है। नाउ मेक योर चॉइस। अब ये लाइन उसने प्रिंस ऑफ मोरक्को को कही कि प्रिंस ऑफ मोरक्को ये संदूक आपके सामने है, अब आप अपना चूज करें यानी सिलेक्ट करें किस संदूक को आप सिलेक्ट करते हैं। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को की लाइन वो कहता है द फर्स्ट ऑफ गोल्ड। अब वो वन बाय वन ना उन सब को एनालाइज करेगा, जज करेगा, देखेगा कि मतलब किस चीज़ के बने हुए हैं, उनके ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो कहता है द फर्स्ट ऑफ गोल्ड, अच्छा पहला संदूक जो है वो गोल्ड का बना हुआ है। हु दिस इंस्क्रिप्शन बेयर्स, जिसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन यानी वर्ड्स यानी ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, यानी जो कोई भी मुझे चूज करेगा ना, यानी ये जो गोल्ड का बना संदूक है उसके ऊपर लिखा है कि जो कोई भी मुझे चूज करेगा उसे वो सब मिलेगा जो कि एक आदमी की ख्वाहिश होती है, डिजायर होती है। द सेकेंड सिल्वर, दूसरा संदूक जो है वो सिल्वर का है यानी चांदी का है। और विच दिस प्रॉमिस कैरीज, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हु चूज मी, जो मुझे चूज करेगा ना, शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, उसे उतना सब कुछ मिलेगा जितना वो डिजर्व करता होगा। यानी पहले में लिखा था कि उसे उतना सब कुछ मिलेगा जो कि एक आदमी चाहता है, लेकिन सिल्वर के अंदर लिखा है, सिल्वर के ऊपर लिखा है कि उसे उतना सब कुछ मिलेगा जितना वो डिजर्व करता होगा, जितने का वो हकदार होगा। यानी अगर एक आदमी जो है वो ज़्यादा चीज़ का हकदार होगा तो उसे ज़्यादा मिलेगा, अगर कम चीज़ का मतलब राइटफुल होगा तो उसे कम चीज़ मिलेगी। अच्छा दिस थर्ड, फिर कहता है ये जो तीसरा संदूक है डल लेड, ये जो मतलब सिंपल लेड का बना हुआ है। डल का मतलब है ना कि मतलब लेड जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट मेटल नहीं होती तो इसलिए उसको डल कह रहा है। विद वार्निंग ऑल एज ब्लंट, और इसके ऊपर ये जो वार्निंग लिखी है ये बिल्कुल डल की लेड की तरह ही ब्लंट है। ब्लंट यानी क्लियर, जिस तरह से लेड है ना ये दिखने में मतलब इतना कोई शो ऑफ नहीं है, सिंपल सा है, यानी बिल्कुल क्लियर है, सामने देख के पता चल जाता है कि ये लेड है, सिंपल है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसी तरह से क्लियर वार्निंग जो है ना वो लिखी हुई है इसके ऊपर। अब वो वार्निंग क्या है कि हु चूज मी, यानी जो कोई मुझे चूज करेगा ना, मस्ट गिव, उसे अपना सब कुछ गंवाना होगा, एंड हैजर्ड ऑल ही हैज, और उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसे दाव पे लगाना होगा। हैजर्ड का मतलब दाव पे लगाना। तो वन बाय वन उसने पढ़ा यानी उसको एनालाइज किया। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, फिर वो अब वो पूछ रहा है पोर्शिया से कि पोर्शिया मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस संदूक को चूज करना है। तो पोर्शिया किसे कहती है, तो वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, कि प्रिंस इन तीनों में से यानी गोल्ड सिल्वर और लेड में से ना, तीनों में से एक के अंदर मेरी पिक्चर है। इफ यू चूज दैट, अगर आपने मेरी पिक्चर वाला संदूक जो है वो चूज किया, देन आई एम योर्स विद ऑल, तो मैं पूरी तरह से आपकी हो जाऊंगी, यानी मैं आपसे शादी करूंगी। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को आगे से कहता है सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट। अब वो अपने आप से कह रहा है एक तरह से। अब सम गॉड के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो सम गॉड का मीनिंग ये है कि ये प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है ये एक से ज़्यादा गॉड्स में बिलीव करता है, तो इसलिए ये इतने सारे गॉड्स में से किसी एक गॉड से प्रे कर रहा है कि ए गॉड
मुझे फैसला करने की ताकत देना, जजमेंट, यानी कि मैं यहाँ पे सही जजमेंट कर सकूँ, मेरे इस फैसले को डायरेक्ट करना। या फिर इसका ये मतलब हो सकता है कि सम गॉड का मतलब है सम हाउ, यानी किसी तरह से गॉड मेरी हेल्प करना, ये दूसरा मीनिंग है। लेट मी सी, फिर कहता मुझे दोबारा देखने दो। आई विल सर्व द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन, यानी मैं दोबारा इसके ऊपर जो लिखे गए वर्ड्स है ना उनको मैं दोबारा देखना चाहूंगा। व्हाट सेज दिस लेडन कैस्केट, यानी ये जो लेड का बना हुआ संदूक है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैज इट ऑल ही हैथ। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो कोई मुझे चूज करेगा उसको अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा और सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, मस्ट गिव फॉर व्हाट, फिर कहता सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, लेकिन किस चीज के लिए? फॉर व्हाट यानी किस चीज के लिए? फॉर लेड, यानी इस लेड के लिए, इस इतनी मतलब मामूली सी मेटल के लिए सब कुछ गंवाना पड़ेगा। हैजर्ड फॉर लेड, यानी इस लेड के लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। दिस कैस्केट थ्रेटन्स, यानी ये संदूक जो है लेड वाला ये तो मुझे डरा रहा है। मैन दैट हैज इट ऑल, फिर वो एक जनरल सी बात कर रहा है कि वो लोग या वो आदमी जो कि अपना सब कुछ दाव पे लगाते हैं ना, डू इट, वो ऐसा इसलिए करते हैं इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस, ताकि उनको उससे अच्छी चीज मिल सके। यानी कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर जब भी कोई चीज दाव पे लगाता है ना तो उसके पीछे उसकी मतलब सोच ये होती है कि उसे इससे अच्छा ही कोई ना कोई अच्छी चीज मिलेगी। अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस, अ गोल्डन माइंड का मतलब है वाइज पर्सन, एक अक्लमंद इंसान जो होता है ना, स्टूप्स का होता है झुकना, नीचे झुकना, यानी वो कभी भी नहीं झुकता। स्टूप्स नॉट यानी नहीं झुकता। टू शोज ऑफ ड्रॉस, शोज ऑफ ड्रॉस का मतलब मामूली चीज, इम्प्योरिटीज, यानी एक जो समझदार आदमी होता है, अक्लमंद इंसान जो होता है ना, वो कभी भी मामूली चीज को उठाने के लिए नहीं झुकता या मामूली चीज की तरफ नहीं झुकता। I'll then nor give nor has it ought for lad, फिर कहता है लेड के लिए तो मैं कभी भी कोई भी चीज नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई चीज दाव पर लगाऊंगा। आउट का मतलब एनीथिंग, यानी कोई भी चीज मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा और ना ही दूंगा। व्हाट सेज द सिल्वर विद हर वर्जन ह्यू, फिर कहता है कि ये जो सिल्वर कलर का मतलब ये जो कैस्केट है, संदूक है, जो जिसका वर्जन ह्यू है, ह्यू कहते हैं कलर को, वर्जन का मतलब होता है कि बिल्कुल वाइट जो होता है कलर, या फिर सिल्वर जो कलर होता है उसको भी एक तरह से मतलब वर्जन ही कहा जाता है। वर्जन कहते हैं ना प्योर को, तो इसलिए कहता है कि ये सिल्वर कलर का है कैस्केट संदूक। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? Who choose me shall get as much as he deserves, यानी जो कोई मुझे चूज करेगा उसे उतना सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करता होगा। As much as he deserves, अब इस लाइन को रिपीट करके इसके ऊपर वो मतलब थोड़ा सा गौर कर रहा है कि अच्छा मतलब उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता होगा। पॉज देयर मोरक्को, फिर कहता है कि मोरक्को रुको, थोड़ी देर रुको यहाँ पे और थोड़ा सा सोचो। एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड, इवन हैंड का मतलब होता है प्योर जजमेंट के साथ, यानी थोड़ी देर यहाँ पे रुको और थोड़ा सा ना अपनी जो मतलब वैल्यू है, आपकी जो मतलब कदर कीमत है ना, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, यानी मेरी कितनी वैल्यू है, मैं कितनी चीज़ का हकदार हूँ, इस चीज़ के बारे में मुझे अभी सोच लेना चाहिए। दाउ बीस्ट रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन, यानी अगर मैं अपने अंदाजे के मुताबिक अपना रेट लगाऊँ ना, यानी अपनी जजमेंट के मुताबिक खुद को जज करूँ ना, तो दाउ डोस्ट डिजर्व इनफ, तो मैं जो हूँ ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ डिजर्व करता हूँ, यानी मैं काफ़ी चीज़ें डिजर्व करता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ना इसमें कोई चीज़ ओमिट नहीं की गई, यहाँ पे ये वर्ड बेस्ट ही है, लेकिन ई के बाद यहाँ पे ना अपोस्ट्रोफी इसलिए लगाई गई है ताकि यहाँ पे ये जो मीटर होता है ना, मीटर जो फॉलो किया जाता है पोइट्री के अंदर, तो उसको फॉलो किया जा सके। अब हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर को हमेशा फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी आयम्बिक पेंटामीटर जो है फॉलो हो रहा है। और वैसे तो ये जो बेस्ट वर्ड होता है ना इसमें एक साइलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद ये 2 साइलेबल हो गए हैं। शेक्सपियर ने ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर को फॉलो करने के लिए ये अपोस्ट्रोफी लगाई है। तो फिर कहता है कि अगर मैं अपना अंदाज़ा अपनी वैल्यू का अंदाज़ा अपनी जजमेंट के साथ लगाऊं ना तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ डिजर्व करता हूँ। एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी, लेकिन फिर भी मैं जितना कुछ भी डिजर्व करता हूँ ना वो इस लेडी के सामने कम ही पड़ेगा। यानी जहाँ तक बात रही ना पोर्शिया की, तो पोर्शिया के साथ अगर मैं अपने कंपैरिजन करूँ ना तो मैं जितना कुछ भी डिजर्व करता हूँ वो पोर्शिया के सामने कम ही होगा। यानी अगर मैंने ये कैस्केट चूज़ कर लिया ना तो चाहे मैं इनफ डिजर्व करता हूँ लेकिन वो पोर्शिया से कम ही होगा, तो हो सकता है कि शायद इसमें पोर्शिया मुझे ना मिले। ये एक तरह से उसकी सोच है। फिर कहता है एंड येट टू बी अफियर्ड ऑफ माई डिजर्विंग
वर बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ। और कहता कि अगर मैं अपनी डिजर्विंग यानी कि मैं कितनी चीज़ डिजर्व करता हूँ, इस चीज़ का मुझे डर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं यहाँ पे जो अपने बारे में अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मैं कितनी चीज़ डिजर्व करता हूँ, तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ कि डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं खुद को ही अंडररेट कर रहा हूँ। शायद मैं ज़्यादा चीज़ डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं शायद कम चीज़ डिजर्व करता हूँ। एज मच एज आई डिजर्व, फिर से वो इस बारे में सोचता है कि जितनी चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ ना वो कितनी हो सकती है। वाई, दैट्स द लेडी। तो मैं जो चीज़ डिजर्व करता हूँ वो ये लेडी है। यहाँ पे वो एंड पे इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मैं इस लेडी को यानी पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ। आई डू इन बर्थ डिजर्व हर, यानी एक सबसे पहली चीज़ कि मैं जो पैदा हुआ, जिस ख़ानदान में मैं पैदा हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिजर्व करता हूँ, यानी मेरी इतनी हैसियत है कि मैं पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ। एंड इन फॉर्चून, और मेरी जो किस्मत है वो भी अच्छी है, तो इसलिए मैं इसको डिजर्व करता हूँ। इन ग्रेसिस, ग्रेसिस यानी मैनर्स, और मेरे जो मैनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिजर्व करता हूँ। एंड इन क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग, और मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है, मेरे मतलब पेरेंट्स ने मेरी जो ब्रिंगिंग की है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ मुझे दी हैं उन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं इसे डिज़र्व करता हूँ। बट मोर देन दीज, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इन लव आई डू डिज़र्व, मेरा जो इसके लिए प्यार है ना उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। फिर कहता है व्हाट इफ़ आई स्ट्रेड नो फार्दर बट चूज़ है। फिर कहता है क्या हो कि अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं और इस सिल्वर कैस्केट को ही चूज कर लूं, यानी फिर क्या होगा। लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड। फिर कहता है नहीं नहीं रुको रुको, मतलब थोड़ी देर, मैं क्या करता हूँ कि ये जो गोल्ड है ना इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये भी एक बार पढ़ लूँ। वो जो गोल्ड कैस्केट के ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा। Who choose me shall gain what many men desire, यानी जो कोई भी मुझे चूज करेगा उसे वो मिलेगा जो कि हर आदमी की डिजायर है यानी ख्वाहिश है। फिर कहता व्हाई, दैट्स द लेडी, यानी ये तो यहाँ पे पोर्शिया की बात ही हो रही है। ऑल द वर्ल्ड डिजायर्स हर, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना वो पोर्शिया को चाहती है। यानी इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि ये नहीं चाहेगा कि पोर्शिया उसके साथ मतलब शादी करे या वो पोर्शिया के साथ शादी करे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि इस इंस्क्रिप्शन का मतलब यही है कि हर आदमी जो है पोर्शिया को चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसी के अंदर पोर्शिया होगी। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, यानी दुनिया के चारों कोनों से इसको चाहने वाले जो है वो यहाँ पे आए हैं। टू किस दिस श्राइन, यानी इस श्राइन को, इस मकबरे को चूमने के लिए। यहाँ पे श्राइन जो है पोर्शिया का घर भी हो सकता है या फिर उसका फेस भी हो सकता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया के चारों कोनों से लोग जो है ना वो पोर्शिया के घर को, यानी पोर्शिया के घर की जो एंट्रेंस है उसको चूमने के लिए या फिर पोर्शिया के फेस को किस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट, मॉर्टल ब्रीदिंग का मतलब है कि इंसानी शक्ल के अंदर ये जो सेंट है यानी फरिश्ता नुमा जो शख्सियत है ना, ये जो पर्सनैलिटी है, इसको देखने के लिए लोग जो है ना द हरकैनियन डेजर्ट्स, यानी हरकैनियन डेजर्ट्स एक इलाका है पर्शिया के अंदर ना, कैस्पियन सी के पास एक इलाका है जो कि डेजर्ट्स की तरह है, सहरा की तरह है, यानी वो सहरा जो है। एंड द वेस्टी वाइल्ड्स, और जो बहुत खुले वाइल्ड्स यानी जंगल बियाबान है ऑफ वाइड अरेबिया, या फिर अरेबिया के यहाँ पे, या वाइड्स का मतलब या तो मतलब जंगल बियाबान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अरेबिया की बात आई है तो यहाँ पे भी डेजर्ट्स की बात ही होगी कि अरेबिया के जो बड़े बड़े सहरा है ना, डेजर्ट्स हैं, आर एज थ्रू फेयर्स। नाउ थ्रू फेयर्स का मतलब होता है पब्लिक रोड्स यानी आम सड़कें। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि हरकेनियन डेजर्ट जो है ना, जो इतना बड़ा डेजर्ट है जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता या जिसमें सफ़र करना लोग पसंद नहीं करते, और अरेबिया के जो बड़े बड़े सहरा हैं जहाँ से लोग मतलब इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको मतलब वहाँ से डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं, उन रास्तों से लोग उन रास्तों से भी चलकर यहाँ पे आए हैं। क्यों? फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया, यानी वहाँ से भी जो शहजादे हैं ना वो यहाँ पे चल के आए हैं सिर्फ इस खूबसूरत पोर्शिया को देखने के लिए। फिर कहता है द वाटर किंगडम, अब ऊपर उसने लैंड की बात कर दी, ज़मीन की बात कर दी, अब वो वाटर की बात कर रहा है कि वाटर किंगडम यानी जो समुंदर है ना, हुज एम्बिशियस हेड, जिसका मतलब जिसकी जो लहरें होती हैं, एम्बिशियस हेड का मतलब है कि जो जिसकी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं ना, स्पेक्ट्स इन द फेस ऑफ हेवन, जो कि आसमान के साथ लग रही होती हैं, इज नो बार, वो भी इस टाइम कोई रुकावट नहीं है, टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स, बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि पहले क्या होता था कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को देख के ना बड़े बड़े लोग जो होते थे वो डर जाते थे, लेकिन अब जब बात आई पोर्शिया से मिलने की तो जो शहजादे हैं ना वो इन बड़ी बड़ी लहरों से डरे बगैर या इनका मुकाबला करते हुए ना पोर्शिया को देखने के लिए दूर दूर से आए हैं।
बट दे कम, यानी वो सब यहाँ पर आए हैं एज ओवर अ ब्रूक टू सी फेयर पोर्शिया, और वो इतनी बड़ी बड़ी लहरों से ऐसे चलते हुए आए हैं जैसे कि वो सिंपल किसी नदी नदी के ऊपर से चलकर आए हों इस पोर्शिया को देखने के लिए। ब्रूक कहते हैं जो मतलब दरिया से छोटा होता है ना, एक ऐसा मतलब वाटर का लैंड एरिया जहाँ पे पानी होता है और वो दरिया से छोटा होता है। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि बड़े बड़े समुंदर जो है ना, वो उन शहजादों के लिए एक नदी की तरह बन गए जो पोर्शिया को यहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए आए। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, फिर कहता है कि इन तीनों में से किसी एक के अंदर ये जो पोर्शिया है ना, इसकी प्यारी पिक्चर जो है, खूबसूरत पिक्चर जो है मौजूद है। इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स हर, फिर कहता है क्या मैं ये सोचूं कि ये जो लेड का संदूक है इसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर होगी। इट वर डैमनेशन, यानी ये सोचना ही तबाही है मेरे लिए। टू थिंक सो बेस अ थॉट, यानी इतना घटिया जो ख्याल है अपने माइंड के अंदर लेके आना कि पोर्शिया जैसी खूबसूरत लड़की जो है उसकी पिक्चर जो है वो लेड जैसे संदूक के अंदर होगी, इतने मामूली संदूक के अंदर होगी, ये ख्याल सोचना ही मेरे लिए बहुत बुरा है। इट वर टू ग्रोस टू रिब हर सैरिक्लॉथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव, यानी ये बहुत ज़्यादा गंदा होगा या घटिया काम होगा। ग्रोस का होता है घटिया, टू रिब, रिब का होता है इनक्लोज करना, बंद करना। हर सैरिक्लोज, सैरिक्लोज कहते हैं ये एक कपड़ा होता है जो वैक्स का बना हुआ होता है, वाटर प्रूफ एक तरह से होता है, और ये डेड बॉडीज को ना लपेटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहता है कि पोर्शिया की जो पिक्चर है ना, यहाँ पे सैरिक्लोज का मतलब है उसकी जो पिक्चर है ना उसको बंद किया गया हो इन द ऑब्सक्योर ग्रेव, इतनी मतलब अंधेरे वाली या घटिया ग्रेव के अंदर। ग्रेव का मतलब यहाँ पे संदूक यानी वो कैस्केट, यानी लेड जैसे अंधेरे वाले या घटिया संदूक के अंदर पोर्शिया की जो पिक्चर है उसको बंद किया गया हो, ये सोचना ही मेरे लिए बहुत घटिया है। इस लाइन का ये मतलब है। और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज इम्यूड, फिर कहते हैं या फिर मैं ये ख्याल करूं कि सिल्वर वाला जो संदूक है उसके अंदर इसको बंद करके रखा गया होगा। इम्यूड का होता है लॉकअप करना, बंद करना, यानी शायद उसके अंदर इसको बंद करके रखा गया हो। बीइंग 10 टाइम्स अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड, अब यहाँ पे ये लाइन उसने सिल्वर के लिए बोली है, यानी ऐसा सिल्वर जो कि ट्राइड गोल्ड, ट्राइड गोल्ड का होता है प्योर गोल्ड, यानी ऐसा सोना जिसको बार बार ट्राई किया गया हो और वो फिर भी प्योर रहा हो, यानी जिसके बारे में सबको पता हो कि ये प्योर है। प्योर गोल्ड जो होता है ना उसके मुकाबले में जो 10 गुना कम वैल्यू का सिल्वर है उसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर जो है उसको बंद किया गया हो, क्या मैं ये सोच सकता हूँ। फिर कहता है ओ सिंफुल थॉट, यानी ये ख्याल भी मेरे लिए बहुत बुरा है। नेवर सो रिच अ जेम was set in worse than gold, यानी कभी भी इतना कीमती हीरा जो होता है उसको सोने से मतलब नीचे किसी भी वर्स यानी किसी भी बुरी चीज़ के अंदर जो है ना वो नहीं रखा जाता। यानी सोने जैसी जो हीरे जैसी जो चीज़ होती है ना उसको सोने से कम किसी भी चीज़ के अंदर नहीं रखा जाता। उसको जब भी रखा जाता है सोने की बनी किसी चीज़ के अंदर ही रखा जाता है। फिर कहता है दे हैव इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के अंदर ना क्या चीज़ मौजूद है, अ कॉइन, एक सिक्का मौजूद है, दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल, जिसके ऊपर एक फरिश्ते की पिक्चर बनी हुई है, स्टैम्प्ड इन गोल्ड, और वो पिक्चर जो है ना वो सोने की है, यानी सोने से ना उस पिक्चर को, उस एंजल को बनाया गया है उस कॉइन के ऊपर जो कि इंग्लैंड में मौजूद है। यहाँ पे ना एक कॉइन की बात हो रही है जो कि 1465 के अंदर एडवर्ड 4 के टाइम, एडवर्ड 4 और आई थिंक एडवर्ड 6 के टाइम के अंदर ना ये कॉइन जो था ये मतलब वहाँ पे यूज होता था। उस कॉइन की बात हो रही है, उसके ऊपर एक एंजल की पिक्चर बनी हुई थी। फिर कहता बट दैट्स इनस्कल्प्ड अपॉन, कहता लेकिन वो जो कॉइन है ना उसके ऊपर जो पिक्चर बनी है ना फरिश्ते की, वो उसके ऊपर इनस्कल्प्ड यानी इनग्रेव्ड, यानी उसके ऊपर बनाई गई है, उसके अंदर नहीं है बल्कि उसके ऊपर बनाई गई है वो पिक्चर। बट लेकिन हियर एन एंजल, लेकिन यहाँ पर मतलब ओवरऑल ना एक फरिश्ता जो है इन अ गोल्डन बेड, बेड यानी कैस्केट, यानी एक सोने के संदूक के अंदर मौजूद है, लाइज ऑल विद इन, यानी जो कि पूरी तरह से एक सोने के संदूक के अंदर मौजूद है। इस पूरी लाइन का मतलब यह है कि वो कह रहा है कि इंग्लैंड के अंदर एक सिक्का चलता है जिसके ऊपर एक फरिश्ते की पिक्चर जो है वो सोने से बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पर एक सोने के संदूक के अंदर ओवरऑल एक फरिश्ता जो है उसकी पिक्चर रखी गई है। वहाँ पे मतलब सिक्के के ऊपर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ना यहाँ पे उसकी पिक्चर रखी गई है, यानी एक फरिश्ता ही रखा गया है सोने के संदूक के अंदर। फिर कहता है डिलीवर मी द की, यानी इस संदूक की चाबी जो है ना वो मुझे दो। हेयर डू आई चूज, मैं इस संदूक को चूज करता हूँ यानी इसका इंतखाब करता हूँ। एंड थ्राइव आई एज आई में, और मैं मतलब ख्वाहिश करता हूँ कि मैं कामयाब हूँ।
यानी जैसे मैं कामयाब होता रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही ख्वाहिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ में भी कामयाब रहूँ। तो पोर्शिया आगे से कहती है, देयर, ये ले, टेक इट प्रिंस, यानी ये ले इसकी चाबी प्रिंस, ये आपके पास चाबी आ गई। एंड इफ़ माई फॉर्म लाई देयर, और अगर इसमें से मेरी पिक्चर निकल आई ना, फॉर्म यानी वो जो तस्वीर थी वो निकल आई ना, देन आई एम योर्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपकी हो जाऊंगी, यानी मेरी शादी आपसे हो जाएगी। ही अनलॉक्स द गोल्डन कैस्केट, अब वो प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो उस संदूक को खोलता है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जब उसको खोलता है ना, तो कहता है ओ हेल, यानी ए मेरे खुदा, व्हाट हैव वी हियर, हमारे पास ये क्या मौजूद है, यानी इसमें ये क्या मौजूद है। अ कैरियन डेथ, अ कैरियन कहते हैं एक मरे हुए जानवर को भी कहते हैं, और उसके अलावा कैरियन वो जो मतलब खोपड़ी होती है ना, स्कल होती है मरने के बाद किसी जानवर की या इंसान की, उसको भी कहते हैं। तो उसके अंदर एक मरे हुए मतलब जानवर की या इंसान की जो खोपड़ी थी वो मौजूद थी। कहते हैं यहाँ पे तो एक खोपड़ी है, विद इन हुज एम्प्टी आई, जिसकी आंखों के अंदर, क्योंकि जो खोपड़ी होती है ना उसकी मतलब आंखें जो होती हैं वो खाली होती हैं, आंखें तो मतलब निकल जाती हैं, कीड़े वगैरह खा जाते हैं, तो बाकी वो जगह बच जाती है आंखों की। तो कहता है कि इसकी जो खाली आंखें हैं ना, देयर इज अ रिटन स्क्रॉल, इसके अंदर एक स्क्रोल के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर मौजूद है। स्क्रोल कहते हैं कि पुराने ज़मानों के अंदर जब बादशाह के पास उसके वजीर जो होते थे वो किसी दूसरे बादशाह की तरफ से पैगाम लेकर आते थे, तो ऐसे वो स्क्रोल करके यानी फोल्ड करके वो पेज को मतलब ऐसे बनाया होता था, उसी तरह से फोल्ड करके एक पेज जो है वो उस खोपड़ी के अंदर मौजूद है, जो खोपड़ी उस सोने के संदूक में से निकली है। फिर कहता है आई रीड द राइटिंग, चलो अब मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके अंदर लिखा क्या है इस पेपर के ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर लिखा था कि ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, अक्सर ये आपने सुना होगा, यानी अक्सर आपने ना ये बात सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी जो चीज आपको दूर से सोना लग रही होती है जब आप उसके पास जाते हैं तो वो सोना नहीं होती, वो कुछ और ही होता है। मैनी अ मैन हिज लाइफ हैज सोल्ड, यानी बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी गवा दी या बेच दी। बट माई आउटसाइड टू बिहोल्ड, यानी मेरा बाहर से मुझे देखते हुए, मुझे सोना समझते हुए ना बहुत से इंसानों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी गवा दी। ये सारी लाइंस उसके अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, गिल्डेड टूम्स डू वॉर्म्स इन फोल्ड, यानी कई बार ऐसा होता है कि दूर से नजर आने वाले जो अच्छी मतलब सजावट वाली चीजें होती हैं ना, जब उनके पास जाए तो उनके अंदर से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। टूम्स कहते हैं मकबरा, किसी के मरने के बाद उसकी याद में जो बनाया जाता है ना टूम, उसको कहते हैं। तो यानी जो दूर से देखने में हमें लगते हैं ना कि सजाए गए जो मकबरे हैं या दूर से बनी हुई जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जब उनके पास जाया जाए तो उनमें कीड़े कई बार हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये वही बात है कि दूर के ढोल सुहाने, दूर से कोई भी चीज़ अच्छी लगती है लेकिन अंदर से वो वैसी नहीं होती अगर उसको मतलब थोड़ा सा करीब से देखा जाए। हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, अब लास्ट में इसमें ये लाइन लिखी गई है कि काश, यानी ए प्रिंस, काश तुम इतने ही मतलब अक्लमंद भी होते जितने तुम बहादुर हो, यानी तुम बहादुरी से यहाँ पे आए पोर्शिया को विन करने के लिए, काश तुम इतने अक्लमंद भी होते ना, यंग इन लिम्स, और तुम्हारे हाथ पांव जो है वो भी मतलब अच्छे होते, मतलब इतने ही यंग होते। इन जजमेंट ओल्ड, यानी जिन हाथों से तुमने मतलब इस कैस्केट को खोला, काश वो यंग होते और तुम्हारी जजमेंट भी बूढ़े लोगों की तरह होती, यानी बूढ़े लोग जैसे मतलब ओल्ड लोगों में अकल होती है, काश तुम में भी इतना मतलब फैसला करने की ताकत होती है, अकल होती। योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रोल, तो ये जो इसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं होना था, यानी जो कुछ अभी तुम पढ़ रहे हो ये तुम्हें नहीं पढ़ना था। अगर क्या होते कि तुम उतने ही ज़हीन होते जितने तुम बहादुर हो, और तुम्हारे हाथ पांव भी ठीक होते और तुम्हें फैसला करने की ताकत भी होती तब। फिर एंड पे लिखा है फेयर यू वेल, यानी अब अलविदा। योर सूट इज कोल्ड, कोल्ड यानी एंड, यानी तुम्हारा काम जो था वो ख़त्म हो गया। तो प्रिंस कहता है कोल्ड इंडीड एंड लेबर लॉस्ट, हाँ सच कहा, मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है और मेरी मेहनत जो है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेबर लॉस्ट यानी मैंने जितनी भी यहाँ पे आने की मेहनत की वो सारी ज़ाया हो गई। देन फेयरवेल, अच्छा अब मैं अलविदा कहता हूँ किस चीज़ को, हीट। हीट का मतलब है कि वो जो लव वाली हीट होती है ना, प्यार की वो जो मतलब एक वार्मनेस होती है, गर्माहट होती है, कहता हूँ मैं उसको अब अलविदा कह रहा हूँ, फेयरवेल कह रहा हूँ। एंड वेलकम फ्रोस्ट, और लवलेस जो मेरी लाइफ होगी ना आगे, क्योंकि वो एक शर्त थी ना कि अगर मतलब वो पोर्शिया को विन नहीं कर पाया तो वो अपनी पूरी लाइफ किसी से शादी नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी आगे वाली लाइफ को फ्रोस्ट कह रहा है, सर्दी कह रहा है कि मेरी आगे वाली जो लाइफ होगी ना वो फ्रोस्ट होगी, सर्द रहेगी। पोर्शिया एडियो, पोर्शिया अलविदा, ये एडियो जो है ना ये इटालियन लैंग्वेज के अंदर गुड बाय के लिए यूज होता है। आई हैव टू ग्रीव्ड अ हार्ट, यानी मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी है। टू टेक अ टीडियस लीव, कि मुझे इस तरह से मतलब
हार कर यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए ना मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। 10 लूजर्स पार्ट, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लूजर्स यानी हारते हुए यहाँ से जा रहा हूँ। एग्जिट विद हिज ट्रेन, फिर वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। और फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, और फिर से नगारा बजने की आवाज़ आती है। तो पोर्शिया जो होती है ना, वो कहती है अ जेंटल रिडेंस, यानी ये जो प्रिंस था ये तो बड़ी आसानी से, मतलब मैंने इससे छुटकारा पा लिया। रिडेंस यानी छुटकारा, जेंटल यानी इजीली। फिर कहती है ड्रॉ द कर्टन्स, गो, फिर से किसी सर्वेंट को कहती है कि जाओ उन संदूकों के ऊपर ना पर्दा डाल के आओ। लेट ऑल ऑफ हिज कम्प्लेक्शन चूज मी सो, यानी काश ऐसा हो कि ये जो प्रिंस था ना, क्योंकि ये प्रिंस ऑफ मोरक्को है। मोरक्को अफ्रीका के अंदर एक जगह का नाम है जहाँ पे डार्क कम्प्लेक्शन के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो कहती है कि इस प्रिंस की तरह अगर कोई और भी मुझे चूज़ करने के लिए आए ना, जिसकी डार्क कम्प्लेक्शन हो, जो कि मतलब दिखने में थोड़ा सा सांवला हो, काश वो भी इसकी तरह ये सोने का संदूक ही चूज़ करे। और इस तरह से क्या होगा कि फिर वो मुझे चूज़ नहीं कर पाएगा, यानी वो भी हार जाएगा। यानी एक तरह से पोशी यहाँ पे कहना चाह रही है कि मैं कभी भी किसी सांवले रंग वाले के साथ जाना नहीं चाहूँगी। एक तरह से ये मतलब इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रांसलेशन एंड होगी। थैंक यू सो मच।